आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 12 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर सफलता मिलने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका को रूस के दावे पर शक है। अमेरिका के जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार एंथनी फाउची ने कहा है कि उन्हें इस बात का शक है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर काम करेगी। नेशनल जियोग्राफिक पर पैनल डिस्कशन के दौरान एंथनी फाउची ने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना अलग बात है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूसी सरकार को वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। WHO ने इसके साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर करने से पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा है। भारत में फिलहाल 2 कंपनियों की वैक्सीन को लेकर चर्चा है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रही हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की संभावित वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी दांव खेला है। चीन ने अपने सैनिकों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से चीन ने कोरोना का टीका बनाया है और उसे बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के डॉक्टर चेन वेई की इस टीके को लेकर खूब तारीफ भी हो रही है। कोरोना वैक्सीन की खोज के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावे के बाद पूरी दुनिया में इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस वैक्सीन की सेफ्टी से लेकर साइड इफेक्ट्स की जांच जरूरी है। WHO का कहना है कि रूस इस वैक्सीन को लेकर जरूरी डेटा साझा नहीं कर रहा है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि रूसी वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव हो। सेफ का मतलब है कि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो और इफेक्टिव का मतलब है कि वैक्सीन इम्यूनिटी को बढ़ाती हो। अगर ये दोनों चीजें आती हैं तो बड़ा कदम होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वे सेना के रिसर्च एंड रेफरल R&R अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल ने गुरुवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल की ओर से जारी नए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। खून का थक्का बनने के कारण सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। सर्जरी से पहले जांच में प्रणब मुखर्जी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दूसरी ओर प्रणब मुखर्जी के उपचार के बीच उनके पैतृक जिले पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बुधवार से 72 घंटे का अखंड यज्ञ शुरू हुआ है। यह यज्ञ बिना किसी रुकावट के 3 दिन तक जारी रहेगा। बीरभूम के जिस मंदिर में यह यज्ञ हो रहा है वहां के मुख्य पुजारी ने कहा कि महामृत्युंजय यज्ञ से प्रणब बाबू के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर सुधार होगा। वे किरनाहार गांव के सपूत हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सेना के जवानों पर आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया है। बारामूला के हीगम इलाके में सेना के काफिले में शामिल वाहन पर हमला किया गया है। इस हमले में वाहन सवार एक जवान घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारामूला के सोपोर के पास आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी की है। इस इलाके में सेना के एक वाहन को घात लगाकर बैठे आतंकियों ने निशाना बनाया है। घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस हमले में घायल जवान के गढ़वाल राइफल्स का होने की सूचना मिली है। घायल जवान को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं घटना स्थल पर आतंकियों की तलाश के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना के संजय राउत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार भी उद्धव ठाकरे सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर किसी को लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। शरद पवार ने कहा कि पार्थ बच्चा है, अनुभवहीन है। शरद पवार ने कहा कि जिस तरह इस घटना को मीडिया में तवज्जो दी जा रही है वह आश्चर्यजनक है। जांच सीबीआई या कोई भी करे, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। उधर इस घटना में ठाकरे परिवार को बदनाम करने की साजिश के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते न सिर्फ आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि रहन सहन भी पहले के मुकाबले अब बदल चुका है। इसका असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में मानव श्रृंखला बनाकर दही हांडी तोड़ने का जो मनोरम दृश्य देखने को मिलता था, वहां इस बार का नजारा थोड़ा अलग दिखा। कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच बुरी तरह प्रभावित मुंबई में गोविंदाओं की मानव श्रृंखलाएं इस बार नहीं दिख रही हैं। इसकी जगह सीढ़ी लगाकर दही हांडी तोड़ी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्माष्टमी के दौरान जहां गोविंदाओं की टोलियां दिखती थी और जिस तरह एक के ऊपर दूसरे चढ़े होते थे, इस बार वह दृश्य गायब ही रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। रामनाथ कोविंद ने बुधवार को ट्वीट के जरिए दिए बधाई संदेश में कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि निष्काम कर्म के अपने संदेश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। यह भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के कार्य में झलकती है। यह पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान अयोध्या को पर्यटन की आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय नगरी बढ़ाने का संकेत देकर उन देशों से जोड़ने की बात कही जहां राम पूजे जाते हैं। ऐसे में साफ है कि अब सरकार का पूरा फोकस अयोध्या की ग्लोबल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं पर रहेगा। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या नेपाल बस सेवा और अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा कई और योजनाओं की प्लानिंग हो रही है जो अयोध्या को पूरी दुनिया से जोड़ेंगी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के जूते में सांप घुसकर बैठा हुआ था। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था कि सांप उनके जूते के अंदर बैठा है। सोमवार को उन्होंने लंच के बाद अपने सरकारी आवास से ऑफिस जाने के लिए जूता उठाया था। मोजा निकालने के लिए उन्होंने जैसे ही जूते में हाथ डाला तो उन्हें लगा कि अंदर कुछ है। उसके बाद उन्होंने जूते के अंदर जो देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। जूते के अंदर एक छोटा जहरीला सांप बैठा हुआ था। हाथ डालते ही वह फुफकारने लगा था। जूते के अंदर पन्ना एसपी मयंक अवस्थी का हाथ सांप से टच हुआ था। सांप को देख उन्हें लगा कि सांप ने उन्हें डस लिया है क्योंकि एसपी के हाथ में जलन हो रही थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने स्टाफ को खबर दी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने तुरंत जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को भी इसकी जानकारी दे दी। उसके बाद पन्ना जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर VS उपाध्याय उनके बंगले पर पहुंचे, जिसके बाद मयंक अवस्थी की जांच आरंभ की गई। शुरुआती जांच में उन्हें सांप काटने के कोई लक्षण नहीं मिले। घंटे भर डॉक्टरों की टीम ने पन्ना एसपी के स्वास्थ्य की निगरानी की, लेकिन सब कुछ सामान्य ही रहा। उसके बाद एहतियातन पन्ना एसपी मयंक अवस्थी उपचार के लिए जबलपुर चले गए। वहां उन्होंने नेशनल अस्पताल में चेकअप करवाया है। पन्ना एसपी मयंक अवस्थी अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 23,34,279 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 6,46,085 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 16,41,491 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 46,230 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,48,553 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में 87,597 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 79,605 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 52,810, उत्तर प्रदेश में 48,998, बिहार में 29,307, पश्चिम बंगाल में 25,846, तेलंगाना में 22,596, असम में 19,175, उड़ीसा में 15,508, राजस्थान में 14,103, गुजरात में 14,027, केरल में 12,721, दिल्ली में 10,946, मध्य प्रदेश में 9,105,
झारखंड में 8,754, पंजाब में 8,463, जम्मू कश्मीर में 7,462 और हरियाणा में 6,645 एक्टिव मरीज हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 12 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 13 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।